हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 1 रीड रीड कर लिया बच्चों। ब- बेटा क्या बोल रहा हूँ, रीड कर लिया। तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ गांगुली, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तीनों चीज़ें बनानी है यहाँ पे। तो बनाने से पहले हमें एडजस्टमेंट एक बार रीड करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st मार्च 2022 इज 3,93,000। ये वैल्यू ऑफ स्टॉक है, यानी क्लोजिंग स्टॉक है। और आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और एक बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर ऑन 31st मार्च। कह रहे जी, ये जो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिख रहा है ना, क्लोजिंग स्टॉक जो दिख रहा है 3,93,000 रुपये, दिस इंक्लूड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। एक कस्टमर ने सामान वापस किया था 31 मार्च 2022 में, वो सामान इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। द वैल्यू ऑफ गुड्स, जो सामान वापस आया था वो था टोटल 15,000 रुपये का, फॉर विच नो एंट्री हैज़ बीन पास इन द बुक्स। और उसकी कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अभी तक कोई एंट्री नहीं की गई है। ठीक है जी। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे ना, ये रेक्टिफिकेशन है बेटा, ये गलती हो गई है अकाउंटेंट से। और गलती ये हुई है कि कोई कस्टमर ने को हमने सामान सेल किया था और उस कस्टमर ने सामान वापस कर दिया। अब सामान वापस आ गया, वो टोटल अमाउंट 15,000 का है। तो उसकी अभी तक कोई बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं हुई, यानी सेल्स रिटर्न आया और सेल्स रिटर्न की कोई जर्नल एंट्री आपने रिकॉर्ड नहीं करी है। ठीक है, तो इसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा सेल्स रिटर्न में। तो सेल्स रिटर्न को अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो आप बुक्स में इजीली इसको आसानी से रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन इन्होंने एक बात और कह दी, इन्होंने क्यों कहा कि जो सामान वापस आया था ना वो तो रखा। देखो भाई, कोई कस्टमर आके दुकान पे दे गया कि भाई साहब ये सामान नहीं चाहिए, रख लीजिए, तो सामान रख दिया आपने। अब वो सामान जो गिनती में था ना वो तो आ गया, काउंटिंग में तो आ गया, यानी वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक तो बिल्कुल सही है आपका, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जब सामान आ गया तो आपको एक एंट्री करनी थी, वो एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ये आपने नहीं किया। अगर ये नहीं किया तो जो आपका सेल्स रिटर्न आ रहा है वो गलत आ रहा होगा, और डेटर की जो वैल्यू है वो भी गलत है। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास परचेजेस इंक्लूड फर्नीचर। कह रही जी, जो परचेज हमने किया है, जो परचेज हमने ये किया है, परचेज इंक्लूड फर्नीचर। बेटा परचेजेस के बारे में आप जानते हैं, परचेजेस अकाउंट ओपन किया जाता है जब गुड्स परचेज करते हैं आप। लेकिन आपने फर्नीचर परचेज किया वो भी लिख दिया। ऐसी गलती को कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एरर। क्या कहते हैं? एसेट्स को एक्सपेंस मान के लिख देना, इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एरर। तो इसकी वजह से हुआ क्या, जो भी परचेज आपने लिखा होगा वो आपका वैल्यू परचेज का बढ़ गया होगा। एक्चुअली में बढ़ना किसका वैल्यू चाहिए था? तो आपका यहाँ पे दो अकाउंट गलत हो गया, एक आपका फर्नीचर गलत हो गया, दूसरा परचेज। तो ये जो एडजस्टमेंट है उससे ना पॉइंट लगाते चलते हैं। पहले वाले में आपका डेटर है, यहाँ पे जो गलती हुई थी आपने एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी है, डेटर और सेल्स रिटर्न से रिलेटेड था। तो एक तो आपका ये सेल्स रिटर्न सही होगा, सही बात है सर, एक सेल्स रिटर्न पे इफेक्ट आएगा, और दूसरा आएगा आपके डेटर्स पे, डेटर 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 ये रहा। इसके बाद आपका परचेज और फर्नीचर पे आएगा, तो परचेजेस सही होगा आपका, और एक आपका आएगा बेटा फर्नीचर पे। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर 10%। कह रहे फर्नीचर पे हमें 10% का डेप्रिसिएशन देना है। तो फर्नीचर पे तो ऑलरेडी एडजस्टमेंट है, उसी वक्त हम लोग देख लेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है द लोन अकाउंट फ्रॉम देना बैंक इन द बुक्स ऑफ गांगुली अपीयर्स। कह रहे जी, लोन हमने लिया था, किससे लिया था? लोन लिया था, लोन फ्रॉम देना बैंक। तो ये अकाउंट बना के दे रहे हैं इस बार आपको। लोन लाइबिलिटी होता है आपके लिए, लाइबिलिटी बेटा इंक्रीज इधर होता है और डिक्रीज डेबिट साइड होता है। तो ये लोन का अकाउंट बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, इस अकाउंट को थोड़ा समराइज करते हैं कि ये लोन जो है ना, इसका ओपनिंग बैलेंस ही है,
यानी पिछले साल मैंने कर्ज जो ले रखा होगा वो ये था। और 31 मार्च 2022 यानी इस ईयर के एंड में दोबारा लोन मैंने कितने का लिया। अब ये टोटल जो बैलेंस निकाला तो 1 लाख आ गया। अब हम ऊपर आते हैं लोन अकाउंट पे। आओ जी, लोन 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 ये रहा, लोन फ्रॉम देना बैंक ये रहा, और इसमें वैल्यू कितनी है। तो लोन की तो वैल्यू बिल्कुल सही लिखी हुई है। यहाँ पे लोन पे कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला है, बस इंटरेस्ट के लिए ये अकाउंट दे रखा है कि आप पता लगाइए कि इंटरेस्ट आप पूरे 1 लाख पे निकालेंगे या यहाँ के 50 पे या इस 50 पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे डिपेंड करता है। तो भाई इस पे भी हम लोग चेक करेंगे जब क्वेश्चन पे आएंगे। तो इंटरेस्ट के लिए ये अकाउंट आपको काम आएगा, बाकी कुछ और नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं सन्ड्री डेटर इंक्लूड 2000 फ्रॉम रॉबर्ट एंड सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड 10,000 टू हिम। कह रहे जी एक कस्टमर है, उस पे हमारा ना 20,000 रुपये बाकी, उसका नाम ना रॉबर्ट है, कस्टमर है हमारा, और उसी से हमने सामान भी खरीद रखा था, और उसका कितना हम पे बाकी है। तो भाई आपका जो डेटर और क्रेडिटर है दोनों एक ही बंदा है ना। तो बताइए डेटर आपका कितना है बेटा 20,000, और क्रेडिटर आपका कितना है, सेम बंदे पे पैसे बाकी भी है, आपको उससे मांगना भी है और आपको उसको पे भी करना है। तो इसको पे कितना करना था, तो बताओ कौन सा वाला बचेगा, डेटर वाली वैल्यू बच जाएगी, यानी 10,000 रुपये आपका एडजस्ट हो सकता है, बाकी डेटर क्रेडिटर को नहीं छेड़ सकती। इस पूरे डेटर्स के अंदर 10,000 रुपये, यहाँ पे जो डेटर है आपका कहाँ गया डेटर, ये रहा सर, एक ये क्रेडिटर और एक ये डेटर है, ठीक है जी। तो इस डेटर क्रेडिटर में से दोनों एक ही है, डेटर भी वही है क्रेडिटर भी वही है, तो आपको एक से पैसे लेने और उसी को पैसे देने भी है। तो कितना ऐसा करना है, कॉमन कितना है 10,000, तो 10,000 रुपये आपका डेटर कम हो जाएगा, 10,000 रुपये आपका क्रेडिटर कम हो जाएगा, ठीक है जी। 20,000 का कुछ नहीं होना है, 10,000 तक का होना है। और सर इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000 पेड टू द बैंक। कह रहे जी जो आपने लोन लिया था ना उसका इंटरेस्ट पेड इस ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इंटरेस्ट पेड ये रहा सर, कितना लिखा हुआ है 4,500 का इंटरेस्ट पेड है, उसमें से 3,000 रुपये लोन का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पेड टू देना बैंक। तो 3,000 लोन का है, तो चेक करेंगे बेटा इसको भी, तो इंटरेस्ट पेड पे भी हम लोग एडजस्टमेंट लगा लेते हैं, ये भी एडजस्टमेंट होगा इसमें। और आइए सर इंटरेस्ट रिसीव रिप्रेजेंट 1,000 फ्रॉम द सन्डे डेटर। कह रहे जी जो आपने इंटरेस्ट देखा ना अभी ना 4,500 का था, उसमें से 3,000 रुपये का इंटरेस्ट तो आपने जो लोन लिया था उसका था, और बाकी 1,000 रुपये ना आपका डेटर जो है ना पैसे ना अपना टाइम पे नहीं दे रहा। तो आपने बोला भाई ऐसा है कि तुम 1,000 रुपये इंटरेस्ट दोगे, तो डेटर का 1,000 रुपये, तो टोटल इंटरेस्ट मेरे पास कितना था बेटा, अच्छा सॉरी इंटरेस्ट रिसीव्ड, यहाँ पे आते हैं जी, इंटरेस्ट रिसीव, मैं पेड को समझ लिया, यहाँ पे देखो इंटरेस्ट रिसीव में टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है, इसी के अंदर 1,000 रुपये डेटर्स का है, डेटर्स ने डिले पेमेंट कर रहे हैं इसलिए 1,000 रुपये मुझसे चार्ज कर रहे हैं, बाकी जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट की वजह से आया है। तो एक एडजस्टमेंट की हो सकती है आपको यहाँ पे भी ज़रूरत पड़े इंटरेस्ट रिसीव में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का 5% है, तो हमें निकाल के चेक करना पड़ेगा वो 5% आया भी है या नहीं आया है, क्या है वो चेक करेंगे। उसके बाद कहते हैं प्रोवाइड इंटरेस्ट पेबल टू देना बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिटेड, ये तो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे भी गिवन है जो परसेंटेज लगा हुआ है। मेक प्रोविजन 5% डेटर्स का जो बैलेंस बचेगा उस पर प्रोविजन देना है, नो सच प्रोविजन नीडेड टू मेड फॉर द डिपॉजिट, डिपॉजिट के लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाना। तो जिस पे हमने पॉइंट लगाया उसको छोड़ के बाकी क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना चाहिए। तो प्लीज़ फॉर्मेट बनाते हैं, पॉइंट वालों को ऐसे ही छोड़ देंगे, बाद में डिस्कस करेंगे जिसका एडजस्टमेंट था। तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। चलिए जी ये फॉर्मेट ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, आप चाहें तो अलग अलग भी बना लें, कोई मसला नहीं उसमें, ठीक है बेटा। और एक हमने यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार कर लिया। अब एक एक करके चलते हैं, जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है पहले इज्जत से उसको लिख लेते हैं। तो गोंगलीज कैपिटल लिखा हुआ है आपके पास, तो इसको हम लिख लेते हैं गोंगलीज कैपिटल को बैलेंस शीट में।
कैपिटल, और कैपिटल की वैल्यू है 5,40,500, 5,40,500। ये हो गया जी फर्स्ट। सेकंड है सर ओपनिंग स्टॉक 2,34,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट में चलेंगे, यहाँ लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 2,34,000। उसके बाद है बेटा सेल्स 14,48,000। तो सेल्स भी ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं। सेल्स 14,48,000। सेल्स रिटर्न, परचेजेस और परचेज रिटर्न। आइए जी, तो यहाँ पे आता है आपका सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, चेक करेंगे, बाद में देखते हैं क्या वर्किंग नोट बनेगा। तो वर्किंग्स में आएगा, उसके बाद लिखेंगे। यहाँ पे आता है आपका डेबिट साइड में परचेजेस। परचेजेस के लिए भी हम चलेंगे भाई वर्किंग नोट पे ही। ठीक है सर, तो अभी इसको तो ऐसे रहने दे दें। परचेज रिटर्न है 29,000, ये लिख लेते हैं। लेस परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न की वैल्यू है 29,000। आ जाएगा आपका ये। तो ये आपका परचेजेस। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस आप डायरेक्ट में लिख लीजिए। कैरेज इनवर्ड, बेटा कैरेज इनवर्ड है 93,000। रेंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं हम लोग, यहाँ लिख लेते हैं रेंट। रेंट की वैल्यू है 28,500। कहीं पे कोई वैल्यू रह जाए, छूट जाए, गलत हो जाए, बता दीजिएगा। रेंट की बात है बेटा सैलरी 46,500। 46,500। सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर हम हटा देते हैं अभी। लोन फ्रॉम देना बैंक रहने दीजिए, इंटरेस्ट रहने दीजिए। प्रिंटिंग स्टेशनरी 17,000 है, वो लिख लेते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो सर प्रिंटिंग स्टेशनरी 17,000। एडवर्टीजमेंट 56,000। एडवर्टीजमेंट है 56,000। उसके बाद इंटरेस्ट रेसिप पे एडजस्टमेंट अभी छोड़ देते हैं। कैश विद ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड, कैश है एसेट्स में जाएगा। तो ये कैश एट बैंक है एक्चुअली में, कैश एट बैंक। बैंक का नाम है बेटा ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड, 40,000। डिस्काउंट रिसीव, ये आपका पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड। डिस्काउंट रिसीव है 14,950। 14,950। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट आपका एसेट से, तो इस पे एडजस्टमेंट है, बाद में डिस्कस करते हैं। फर्नीचर को भी डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस है। अच्छा जी, डिस्काउंट अलाउड की वैल्यू 37,700। ये भी हो गया सर।
उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस है 19,600 का। जनरल एक्सपेंसेस 19,600। ऑडिट फीस 3,500। ऑडिट फीस 3,500। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है 3,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 11,650। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 11,650। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, postage and telegram 4,350। कैश इन हैंड 1,900 एसेट्स में, कैश इन हैंड 1,900। डिपॉजिट्स 1,50,000 का। डिपॉजिट है 10%। डिपॉजिट के बारे में क्या बोला था क्वेश्चन में? नो सच प्रोविजन नीडेड, और तो कुछ नहीं बोला था ना। अच्छा अच्छा, प्रोवाइड इंटरेस्ट, ये वाला पॉइंट 8 वाला ना, ठीक है कोई बात नहीं। डिपॉजिट्स कितनी वैल्यू थी बेटा डिपॉजिट्स की? 1,50,000। अच्छा, डिपॉजिट है हमारे पास 1,50,000। कितना परसेंट डिपॉजिट है बेटा ये? तो 10% इसके आगे लगा लेते हैं। 10% डिपॉजिट्स। अब बताइए, सारी इन्फॉर्मेशन लिख लिया जी हम लोगों ने, और कुछ रह रहा है? हाँ, ड्राइंग्स रह रहा है। 50,000 का ड्राइंग से कैपिटल से डिडक्ट कर देते हैं उसे, लेस ड्राइंग्स। कितना बच जाएगा ये? कोई बात नहीं, इसको माइनस करके बताओ ना कितना आ रहा है। 490, 500। तो ये भी हो गया सर, ये भी हो गया। अब आइए सर एक एक करके एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, चलिए इसके लिए हम आते हैं, एक वर्किंग नोट ले बना लेते हैं। वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स नंबर 1। तो पहले क्वेश्चन में इसमें बोला गया 15,000 रुपये जो है आपका सामान वापस आ गया था और उसको आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है, कस्टमर ने वापस किया। तो कस्टमर जब कोई सामान वापस करता है तो एंट्री क्या करते हैं आप? तो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपको एक्चुअली में इसकी एंट्री करनी चाहिए थी। मैं जनरल एंट्री इसलिए बता रहा हूँ कि आपका रेक्टिफिकेशन में भी ये काम आ जाता है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कौन आएगा बेटा यहाँ पे? डेटर्स अकाउंट। इससे आपका क्या कम हो जाएगा बेटा? डेटर्स कितना? 15,000 से आपके डेटर कम हो जाएंगे और इसमें सेल्स रिटर्न की वैल्यू 15,000 बढ़ जाएगी। तो चलिए हमें डेटर जो है, जहाँ पे भी हमें डेटर लिखना है उसमें से माइनस करते हैं और सेल्स रिटर्न में हम बढ़ा देते हैं। तो सेल्स रिटर्न जब हमारा बढ़ जाएगा तो बेटा पहले सेल्स रिटर्न कितना था बताओ तो ज़रा? 43,000 था, उसमें हमने 15,000 क्या किया? प्लस कर दिया। कितना हो गया ये? 58,000। क्लियर है ये? 43 में 15 का सेल्स रिटर्न ऐड करा। तो आइए सेल्स रिटर्न पे चलते हैं सर, ये रहा।
सेल्स रिटर्न में वर्किंग नोट जाके 1 लिखा मैंने, और यहाँ पे सॉरी सेल्स रिटर्न में 1 लिखा, और कितना वैल्यू लिखूं बताओ? यहाँ पे लिख दिया जी मैंने 58,000। अब इसे माइनस कर देंगे सेल्स में से। सेल का कोई और एडजस्टमेंट तो नहीं है हमारे पास, है ना? सेल से जुड़ा हुआ कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। बताइए जी। 13,90,000 सही है ये। अच्छा, तो ये वर्किंग नोट में एक तो डेटर पे भी तो आएगा ना फर्क से। तो बताओ ना, डेटर की वैल्यू, डेटर 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 कहाँ है? डेटर ये रहा, सन्डे डेटर। सन्डे डेटर की जो वैल्यू है बेटा वो 1,20,000 है। इस पे दो दो एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना। तो पहले हमने यहाँ पे लिखा जी सन्ड्री डेटर, कितना लिखूं? सन्डे डेटर है 1,20,000। इतनी बात समझ में आई? अब इसमें से बताइए आप क्या माइनस करेंगे सर? तो यहां से आप माइनस करेंगे लेस सेल्स रिटर्न। ये जो सेल्स रिटर्न है इसमें आप वर्किंग जरूर लिख लीजिएगा, वर्किंग नंबर 1 कितना बेटा? तो 15,000 हमने ये माइनस कर दिया। अभी इसकी वैल्यू कितनी हो गई बता सकते हैं आप? ये आया जी 1,05,000। तो वर्किंग नोट हमने 1 तो कर दिया। अभी इसमें एक और एडजस्टमेंट, इसमें दो थे, है ना? अभी इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, चलें आगे। तो सर हमने पहला एडजस्टमेंट जो भी था हमने कर लिया ना। सेकंड एडजस्टमेंट पे चलते हैं। लिखा हुआ परचेजेस इंक्लूड फर्नीचर। तो नोट नंबर 2 पे आइए, मैं आपको इसको समझाऊं। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2। इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ परचेजेस इंक्लूड फर्नीचर। परचेजेस में फर्नीचर इंक्लूड है। तो परचेजेस में फर्नीचर गलत जुड़ा हुआ है ना, वहां तो गुड्स परचेज करते हैं तब लिखते हैं। तो भाई परचेजेस की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? कम, और फर्नीचर की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो फर्नीचर को आपको क्या करना होगा? डेबिट। और परचेजेस को क्या करेंगे आप क्रेडिट करेंगे। कितना बढ़ाना है बेटा? तो 10,000 आप बढ़ा सकते हैं और इसको 10,000 कम कर सकते हैं। इसमें आपका जो पहले फर्नीचर की वैल्यू थी, बढ़ा और घटा सकते हैं इसको। आइए सर, चलिए परचेजेस पे चलते। वर्किंग नोट नंबर 2 परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है। तो परचेजेस की वैल्यू मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखी है। वैसे तो आप चाहें, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, आप चाहें यहाँ पे माइनस करके अलग से दिखा देंगे। यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? यहाँ माइनस करेंगे आप फर्नीचर। एक तरीका ये भी माइनस करके दिखा दीजिए, वरना वर्किंग मैंने लिख ही लिया था तो डायरेक्ट यहाँ पे भी माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, फर्नीचर की एक्चुअल वैल्यू यही मालूम भी कर सकता हूँ मैं। फर्नीचर पहले कितना था बेटा? 12,00,000। परचेज परचेज सॉरी, परचेजेस बताइए। 12,15,500, ठीक है जी। उसमें से कितना माइनस करेंगे आप? कितना बचेगा? 12,05,500। बेटा यही परचेजेस को आपने उठा के यहाँ लिख देना है, ठीक है जी। और ये वर्किंग नोट नंबर 2 है। कितना लिखेंगे बताइए? 12,05,500। और इसमें से ये माइनस कर दिए परचेज रिटर्न, इसकी एक्चुअल वैल्यू भी बता दीजिए मुझे। 11,76,500। समझ में आ गई बात? तो आप यहाँ पे भी अलग से माइनस करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है। मैं आपको जर्नल एंट्री करवा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं एग्जाम में करके आए आप, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है। आइए सर, तो एक तो हमने यहाँ सही कर दिया, दूसरा हमें कहाँ जाना होगा इसके लिए? फर्नीचर पे।
तो थोड़ा सा इसके लिए जगह देंगे, पहले तो हम यहाँ पे आते हैं, फर्नीचर लिखते हैं, क्योंकि अभी डेटर में अभी दो दो एडजस्टमेंट, एक प्रोविजन का भी है और एक डेटर क्रेडिटर का भी एडजस्टमेंट है, इसके लिए दो एडजस्टमेंट अभी और है। तो सर फर्नीचर की वैल्यू ढूंढते हैं इसमें, 9000 का फर्नीचर है सर, ठीक है सर। और इसी 9000 में आप क्या करोगे सर, ऐड कर दोगे। क्या ऐड करोगे, लिखोगे आप परचेजेस, कितनी वैल्यू बेटा, टोटल कितनी हो गई 19,000। यहाँ लिख देना सर वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2। क्या फर्नीचर पे कोई डेप्रिसिएशन वगैरह भी है? तो भाई बस इसमें एक काम ये करो कि इसको उठा के नीचे लिखो पहले तो। समझ में आई बात? डेप्रिसिएशन है तो अभी और माइनस करना बाकी है, तो ये भी कर लिया हमने। ये दो एडजस्टमेंट हो गए भाई, जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब तीसरे एडजस्टमेंट पे आते हैं, जिसमें डेप्रिसिएशन पे कितना परसेंट लेना था, तो 10% ले लेंगे। बस इस बात का ख्याल रखना है आपने कि ये जो फर्नीचर आपने परचेज किया था वो 10,000 रुपये कब परचेज हुआ था, जनवरी में। कोई बात नहीं, यहाँ पे आइए सर, यहाँ लिखिए डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन के आगे लिख लीजिए वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर, आइए नीचे आइए सर, यहाँ पे लिखिए यहाँ पे आप बना लीजिए वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है सर। तो वर्किंग नोट नंबर 3 में आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। बेटा आपको करना है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब डेप्रिसिएशन जो पहले से आपके पास था वो तो 9,000 का था, उस पे 10% है पूरे साल का। फिर बाद में 10,000 रुपये का और ख़रीदा गया, उस पे 10% लेंगे, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च सिर्फ 3 महीने तक। भाई जो बाद में फर्नीचर खरीदा गया वो जनवरी में खरीदा गया, क्लियर है ना ये बात? इसका आगे बेटा आपका 9,000 और ये 250, ये वैल्यू हो गई 92। इसका आया बेटा 900 प्लस 250, ये हो गया जी 1150। अब आइए ये डेप्रिसिएशन आप यहाँ लिख लीजिए 1150, इसे लिख के यहाँ वैल्यू लिख लीजिए 17,800। ये जो डेप्रिसिएशन आया इसको साथ में कहाँ लिखना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस में भी चलते हैं जरा। डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट नंबर 3 है ना, कितना था बेटा 1150। बताइए समझ में आ गई बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट, तो ये भी कर लिया हमने थर्ड। अब आइए फोर्थ पे, लोन फ्रॉम देना बैंक। तो फोर्थ के लिए हम चलते हैं एडजस्टमेंट पे। ये वर्किंग नोट, आइए यहाँ लिखिए वर्किंग नोट नंबर 4। वर्किंग नोट नंबर 4 में सबसे पहले हम निकालेंगे सर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम देना बैंक। बेटा देना बैंक का जो अमाउंट है ना, हमने पहले से लोन जो ले रखा था वो 50,000 का था, साल के स्टार्टिंग से कितना है 50। और ये लोन कब लिया है हमने, डेट देखो,
ये दो लोन है, ये पहले से ले रखा और ये अभी अभी लिया है, लेकिन इसकी डेट चेक करो ना कब की है, तो ईयर के एंड में लिया है भाई। भाई ये आपका साल है, यहाँ पे 50 था, पूरा साल ये ऐसे ही रहा, एंड में जाके फिर से 50 और ऐड हो गया, तो इंटरेस्ट तो आप जो शुरू से लेके एंड तक है उस पे देंगे ना। तो इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे आप? 50,000 पे कितना परसेंट है? ये आप लोन में जाके चेक करेंगे तो लिखा हुआ है 12% है। तो भाई 12% इसका निकालेंगे तो लोन कितना बन गया इंटरेस्ट इसका? 6,000 का। ठीक है जी। अब देखिए एक्चुअली में इन्होंने लोन पे इंटरेस्ट दिया कितना है, क्वेश्चन ने आपको बताया कि जो लोन आप इधर देखो, पहले इधर ध्यान देना, यहां बताया कि जो इंटरेस्ट पे हुआ है 4500 का, उसके बारे में इन्होंने बोला था 3,000 रुपये देना बैंक का है, यानी लोन पे इंटरेस्ट बन रहा था 6,000 और दिया कितना? सिर्फ 3,000। तो 3,000 अभी भी रह गए होंगे, तो यहां लिख लेते हैं सर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000 में से हमने 3 दे दिया है और बाकी के 3 रह गए हैं। 6,000 में से 3 दे दिया और बाकी के 3 रह गए। अब आते हैं जी, इसको लिखते हैं। पहला तो जो लोन है आपका वो लिख लीजिए, जो लोन है उसे बैलेंस शीट में लिखिए, लोन फ्रॉम देना बैंक, लोन फ्रॉम देना बैंक, देना बैंक। और ये लोन का अमाउंट चेक करें बेटा, ये लोन का अमाउंट है टोटल 1,00,000 ही, आप यहाँ पे 1 ही लाख लिखेंगे, ये नहीं कि 50 लिख दें। और इसका आउटस्टैंडिंग है बेटा, आप ऐड करके भी दिखा सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना सर? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है सर 3,000 रुपये। और इसके आगे आप लिख लीजिए, वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया हमने कितना? 4 पे। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है बेटा कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड, यहाँ पे लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है। अब जो यहाँ पे इंटरेस्ट है, ध्यान से समझिएगा, हमने अलग अलग करके भी दिखा रहे हैं, वरना तो आपको जो इंटरेस्ट पे है आप यही दिखाइए, उसी में अलग अलग करके भी दिखाइए, ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान देना, एक तरीका ये लिखा और दूसरा तरीका ये है कि जो इंटरेस्ट है आपका पहले से कितना था बेटा? 4,000। इसी में हमने क्या करना है सर? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना सर? 300। 3,000 कितना आया सर ये? तो आपका ये वाली दोनों वैल्यू भी हो गई। ठीक है जी। बताइए जी, समझ में आया ये? चलिए, तो इसके लिए भी आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्किंग नोट नंबर क्या था? 4 था। आइए, तो ये 4 भी हो गया जी। अब 5th पे आइए, संडे डेटर इंक्लूड 20,000। इसके लिए वही वर्किंग पे चलते हैं। ये ले जी, तो ये है बेटा वर्किंग नोट नंबर 5। यहाँ पे क्या है कि भाई संडे डेटर जो है और क्रेडिटर जो है दोनों एक ही, एक उसी से पैसे लेने, उसी को पैसे देने, तो ये कॉन्ट्रा हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉन्ट्रा। तो इसकी अगर एंट्री करी जाए तो आप कैंसिल करने की एंट्री करते हो, जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर को आप डेबिट कर दोगे, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और डेटर जो है बेटा वो कम हो रहा है, तो सन्ड्री डेटर आपका क्रेडिट होगा। कितनी वैल्यू है सर ये? 10,000 तक एडजस्टमेंट होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, 20 नहीं लिखना। वो कह रहे हैं कि 20 इधर थे 10 उधर थे, लेकिन बात वहां पे एडजस्टमेंट सिर्फ 10 ही तक कर सकते हैं, बाकी नहीं। इससे सन्ड्री क्रेडिटर आपका क्या हो रहा है सर?
कम हो रहा है 10,000 से, और डेटर क्या हो रहा है आपका, ये भी कम हो रहा है, तो दोनों को कम करते हैं। चलिए आइए पहले बैलेंस शीट में जो डेटर है आपके पास उसमें से लेस कर दे, लेस क्रेडिटर, sundry creditors 10,000, working note 5, और इसके बाद ये आता है 95,000, 95 85 95, और क्रेडिटर पे आ जाते हैं सर इधर। सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू भी चेक करते हैं सर। सन्ड्री क्रेडिटर्स है हमारे पास 74,000, बेटा उसमें से हम लोग लेस करते हैं, यहाँ लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स कितना 10,000, और ये बच जाएगा आपका 64,000। तो ये वर्किंग नोट नंबर 5 था आपका। चलिए तो सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, डेटर में अभी एक एडजस्टमेंट और है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये कुछ और बताना है अभी जो पीछे कुछ ऐसा गया हो तो। अब ये लिखे हुआ इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000 पेड टू द देना बैंक, ये तो कवर हो गया हमारा। इंटरेस्ट रिसीव रिप्रेजेंट 1,000 फ्रॉम सन्ड्री डेटर, कह रहे जी जो भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उसमें से 1,000 रुपये तो डेटर्स के हैं, डेटर्स ने पैसे नहीं दे, डिले कर रहा था तो उससे 1,000 रुपये हमने ले लिए। एंड द बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट, इससे डेटर के अकाउंट में ये पैसा नहीं जाएगा बेटा, ये 1,000 रुपये, ठीक है, वो पैसा हमें मिल गया, वो उस पर बाकी नहीं है हमारे पास, वो मिल चुका है। यहाँ लिखा हुआ है बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट, और बाकी जो इंटरेस्ट है वो इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट्स का है। तो सातवें में चलते हैं, पहले वर्किंग नोट पे आते हैं, आइए। वर्किंग नोट नंबर 6, तो हमारे पास ना बेटा इंटरेस्ट जो है हमें एक तो डिपॉजिट का निकाल के चेक करना है, एक इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया तो मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, मैंने बैंक में डिपॉजिट किया तो इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो चेक करना पड़ेगा इस पे जितना इंटरेस्ट मिलना था, इस पे जितना मिलना था, क्या ये सब मिला के हमें मिल चुका है या नहीं मिला है। जो इंटरेस्ट रिसीव हमारा है क्या वो सारा हो चुका है या नहीं हुआ है, ये हमें देखना था। तो ये टोटल है, चेक करते हैं पहले तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, फिर डिपॉजिट्स पे आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट करा कब किया था, अप्रैल 2021, ये डेट पे भी ध्यान देना है। 1 अप्रैल ईयर के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर दिया था तो बेटा उस पर कितना % इंटरेस्ट था। तो आइए जी इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट पे चलते, निकालिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल में वैल्यू है कितनी सर, 25,000, कितना % है इस पे, और ये पूरे साल का लिया जाएगा बेटा 1250। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे इंटरेस्ट डिपॉजिट्स पे, डिपॉजिट्स की वैल्यू है 1,50,000, 1,50,000 पे रेट चेक करो कितना % है, 10%, ये पूरे साल का बेटा कितना है, ये 15,000। तो आपके हिसाब से ये टोटल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए था, 16,250, और 1,000 रुपये तो डेटर का भी होना चाहिए था, तो 17,250 होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली में आपको मिला कितना है इंटरेस्ट, 7,250, तो रह रहा है ना, कितना रह रहा है। अब जो इंटरेस्ट रह जाए उसे क्या बोलेंगे बेटा, एक्रूड इंटरेस्ट। देखिए भाई टोटल जो है हमें ध्यान से समझना कैसे, टोटल 15,000 ये
और 1250 ये, और 1000 रुपये डेटर से, तीनों मिला के मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। एक्चुअली में मिला कितना है, सिर्फ 7250 ही मिला है। अब बताइए कितना आ रहा है, 9 या 10? बताइए समझ में आया क्रूड इंटरेस्ट कैसे निकाला आपने? क्वेश्चन ने आपसे यहाँ पे कहा था कि जो भी इंटरेस्ट आपको मिला है उसमें से 1000 रुपये डेटर से है। 1000 रुपये किसके हैं? डेटर से। तो यानी इसका मतलब डेटर से आपको टोटल कितने मिलने थे? 1000 रुपये। इन्वेस्टमेंट से और डिपॉजिट से, ये डिपॉजिट से, ये इन्वेस्टमेंट से, टोटल ये इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए था। एक्चुअली में टोटल मिला के, तीनों का मिला के आया तो सिर्फ यही है। तो ये जो है हमारा क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट। आई सर, एक्रूड इंटरेस्ट को हम पहले तो आइए यहीं पे लिख लेते हैं। इंटरेस्ट जो रिसीव हुए पहले यहाँ लिखिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितना इंटरेस्ट रिसीव है बेटा? जी, 7250। तो इसमें हम ऐड करेंगे सर एक्रूड इंटरेस्ट। कितना बेटा? टोटल करने बाद कितना आ जाएगा ये? 17250। और बताओ ये वर्किंग नोट नंबर कौन सा था? वर्किंग नोट नंबर 6 बताइए। अब एक्रूड इंटरेस्ट जो हमें मिला नहीं है ना बेटा, वो एसेट्स भी होता है, ठीक है? तो डिपॉजिट हमने 1.5 लाख लिख ही रखा था, और हम फिक्स डिपॉजिट भी हमने डिपॉजिट लिख रखा था। इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं अब, 25,000 का इन्वेस्टमेंट। कितना परसेंट है इन्वेस्टमेंट? 5%। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट है ये 10,000, और वर्किंग नोट नंबर 6 ना। तो बेटा हमने यहाँ पे इंटरेस्ट भी लिख लिया और ये भी लिख दिया। फर्नीचर लिख चुके हैं। और क्या एडजस्टमेंट, एक बार चेक करते हैं क्या बच गया। यहाँ तक हो गया सर। अब आते हैं 8 पे। 7 हो गया जी, 8 का भी हमने कर लिया। 9 पे देखिए आपको प्रोविजन बनाना है कितना परसेंट का? 5% का डेटर पे। तो चलो जी डेटर पे प्रोविजन बना लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर अभी डेटर हमारे पास कितना है बेटा? 95,000 ना। 95,000 का कितना परसेंट निकाल के बताओ? 4,750। तो आइए प्रोविजन यहाँ लिख लेते हैं जी, लेस लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन 4,000 कितना बताया आपने? माइनस करके बताइए, 95 में से 4 गए तो 91,250। 90,250, ठीक है जी।
अब ये मेरे हिसाब से एडजस्टमेंट्स तो हमने सब कर दिए। चेक कर लेते हैं एक बार बैलेंस शीट में कोई ऐसी चीज़ छूट गई हो। हाँ जी, ये क्लोजिंग स्टॉक है 3,93,000 का, वो लिख लेते हैं। 3,93,000। और यहाँ पे आएगा बेटा आपका एक क्लोजिंग स्टॉक 3,93,000। और मेरे हिसाब से तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा कि जो छूट गया हो। सेल्स हो गया, परचेज भी हो गया, डेटर भी लिख दिया जी। एक चीज़ रह गया, प्रोविज़न को दो जगह नहीं लिखा है ना। डेटर में से माइनस होगा ना, और पीएनएल में नहीं लिखेंगे, तो वो लिखते हैं ना। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितना था बेटा ये? 4,750। 4,750। 60 था ना प्रोविजन, 7 था। बताइए जी, समझ में आया ये? चलिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए ज़रा, मुझे भी बताओ ज़रा टोटल। 17,83,000। और ग्रॉस प्रॉफिट 2,79,500। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका यहाँ आ गया। यहाँ लिखेंगे बेटा बाई ग्रॉस प्रॉफिट 2,79,500। सही है। अब पीएनएल का टोटल बताना है। बताओ क्रेडिट साइड 3,11,000। नेट प्रॉफिट कितना? 70,500। अब ये नेट प्रॉफिट आपका यहाँ ऐड हो जाएगा जी। तो ये आया जी 70,500। टोटल बताइए। 5,61,000। 5,61,000 ठीक है। अब बैलेंस शीट का टोटल कर लेंगे बेटा। सात लाख 28,000। ये लो जी, 7,28,000। सही है सर। चलो जी, ये भी हो गया। कोई डाउट है कहीं पे? फिफ्थ वाले एडजस्टमेंट में बेटा सन्ड्री डेटर के अंदर 20,000 रुपये ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट। सन्ड्री डेटर वो बंदा जिस पे पैसे बाकी हैं, तो कह रहा है 20,000 रुपये जो भी डेटर्स मेरे पास टोटल है उसमें से 20,000 रुपये रॉबर्ट पे बाकी हैं। और सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड ड्यू टू हिम, कह रहा है सन्ड्री क्रेडिटर जो है उसमें इसी को इंक्लूड कर रखा है हमने, इसी बंदे को क्रेडिटर में भी। तो भाई एक तरफ आपका डेटर है एसेट साइड में, एक तरफ क्रेडिटर है, तो जितना भी टोटल क्रेडिटर जो भी है एक्स डेटर जितना भी है, इसके अंदर 10,000 रुपये दोनों में कॉमन है। हमेशा कॉमन वाला लेंगे ना, जाहिर सी बात है। तुम्हारे पे मेरा 20,000 बाकी है, तुम्हारा मेरे ऊपर 15,000 बाकी है, कितने का एडजस्टमेंट होगा? 20 का हो जाएगा क्या? 20 का तो पॉसिबल नहीं है ना, एडजस्टमेंट पूछ रहा हूँ कितना होगा।
20 अगर तुम्हारे पे बाकी है, उसमें से 15 तुम्हें मुझसे भी लेने और मुझे तुमसे 20 लेने, तो बचेगा कौन सा वैल्यू? 15 तो जाएगा ना दोनों तरफ से, 5 का हिसाब किताब कर लेंगे। तो ऐसी डेटर में 20,000 रुपये है और क्रेडिटर में कितना है? 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये दोनों से हटा देते हैं तो क्रेडिटर तो चला जाएगा आपका, डेटर क्रेडिटर दोनों से आप 10-10 हटा सकते हैं। और कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।